हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करने जा रहे हैं। क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का अपना लास्ट चैप्टर फिजिक्स का जो बचा हुआ है। आपके सारे चैप्टर्स फिजिक्स के खत्म हो चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लस मैंने कमेंट में भी सारे लिंक्स को पिन कर दिया है, जिससे कि आप सारे चैप्टर्स फिजिक्स के विथ एग्जाम्पल्स विथ PYQs आप सॉल्व करें और अच्छे से उसको देखें, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस आते हैं तो आपके गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का भी सेशन स्टार्ट करते हैं। आज साउंड का चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं। मैं आपको PYQs भी साथ साथ बताती चलूंगी किस तरीके से आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगी, जहां पॉइंट आउट करूंगी उसको आप स्टार मार्क कर नोट कर लीजिएगा। चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है साउंड। साउंड है क्या? तो साउंड को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि वेव क्या है, तरंग क्या है। तो अगर मैं बात करूं तरंग की या मैं बात करूं वेव की, तो वेव क्या है आपकी? वेव दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी ट्रांसवर्स और दूसरी होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, पहली हो गई आपकी ट्रांसवर्स और दूसरी हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडनल। जो लॉन्गिट्यूडनल है अनुदैर्ध्य तरंग हो गई ये, और ये हो गई आपकी अनुप्रस्थ तरंग। अब इसमें सबसे पहला आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसको नोट करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव कौन सी है और लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यहाँ पर, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो चैप्टर है उसके हिसाब से यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लाइट। तो लाइट कैसी है? एक तरह की आपकी ट्रांसवर्स वेव के अंदर आती है, और साथ ही साथ आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी हो गई? साउंड। तो इसका मतलब जो हम साउंड वेव पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? आपकी एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब आइए समझ लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूं तो मेरे बोलने की वजह से मेरी जो मैं बोल रही हूं उससे आपको सुनाई दे रहा है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, जो कणों का मूवमेंट हो रहा है। तो आपने जिस तरीके से स्लिंकी देखा होगा कैसे होता है, अगर यहां से मैं इसको इस तरीके से होता है स्लिंकी, आपने देखा होगा, इसको मैं इसे खींचूं तो ये कैसा इस तरीके का मोशन करता है। तो जब भी मोशन आपको इस तरीके का दिखे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे आगे पीछे, तो इस तरह की वेव को, इस तरह की तरंगों को क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है। तो इसका मतलब कि साउंड वेव की जो बात हो रही है, ध्वनि तरंग की जो बात हो रही है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसका मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसमें जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कण है, कण का मूवमेंट कैसे हो रहा है? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो इस मोशन को बोल देते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन कैसे? जैसे कि आपने एक लोलक देखा होगा, तो ये लोलक है, तो लोलक क्या करता है? एक बार इधर जाता है, फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आता है और फिर एक बार इधर जाता है। तो लोलक का मोशन कैसे हो जाता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है। यही टू एंड फ्रो मोशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में देखने को मिलता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? साउंड की वेव्स होती है, आपकी ध्वनि की तरंगे होती है। तो ध्वनि की तरंग किस तरह की तरंग हो गई? आपकी एक अनुदैर्ध्य तरंग हो गई, जिनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पार्टिकल का मोशन कैसा हो गया? आपका आगे पीछे। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से समझ लेंगे कि यहाँ पर पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, मतलब इसी के अकॉर्डिंगली पार्टिकल्स आगे पीछे मूव करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। अब देखो इन दोनों केसेस में पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, पार्टिकल्स सिर्फ मूव करके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में कैसा हो जाएगा? मूवमेंट आपका अप एंड डाउन मूवमेंट, इस तरीके से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको एक मतलब बता रही हूँ कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ट्रांसवर्स वेव भी समझ लीजिए साथ में। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या हो गया? पार्टिकल्स का मूवमेंट अप एंड डाउन, जैसे कि एक बार उठे फिर बैठे, फिर उठे फिर बैठे, फिर उठे फिर बैठे। तो ऐसा मूवमेंट कहाँ मिलता है आपको देखने को? अनुप्रस्थ तरंग में देखने को मिलता है, जो कि आपके एक लाइट वेव का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां तक आई होप पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि साउंड की वेव्स होती है हमारी अनुदैर्ध्य तरंग, और अनुदैर्ध्य तरंग है इसका मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे होगा? आगे पीछे होगा। पार्टिकल्स अपनी कण अपनी जगह स्थान नहीं छोड़ेंगे, अपनी आगे पीछे होकर वापस से अपने स्थान पर आ जाएंगे, फिर आगे पीछे होंगे, फिर वापस से अपने स्थान पर
आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो साउंड है, जो ध्वनि है, जब हमको सुनाई दे रही है तो वो कैसे सुनाई दे रही है। तो ध्वनि को सुनाई देने के लिए वाइब्रेशन का होना जरूरी है। तो इसका मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ध्वनि अगर कहीं भी है, ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें कंपन हो रहा है। इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। अब वाइब्रेशन किसमें होगा, वाइब्रेशन होगा आपके कणों के बीच में। तो वाइब्रेशन कहाँ हुआ, पार्टिकल्स के बीच में जो वाइब्रेशन हुआ, इस वाइब्रेशन से क्या हुआ, अनुदैर्ध्य तरंग का क्रिएशन हुआ, जो कि मूवमेंट कर रही है, जिसको पार्टिकल्स को आगे पीछे इस तरह से मूवमेंट कर रही है और हमको ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि साउंड। जब हम साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हमेशा सुनाई देने के लिए हमको एक माध्यम की आवश्यकता होगी। इसको ऐसे समझेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है किसका, बेल जार का। बेल जार का एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल बताता है कि साउंड को हमेशा एक माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी साउंड, आपकी ध्वनि निर्वात में ट्रैवल नहीं करती है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि एक बेल जार है, अब बेल जार के अंदर कितनी भी भारी, कितनी भी हाई क्वालिटी की बेल लगा देंगे। अब उससे क्या किया उन्होंने, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक इमेज दी हुई है, इमेज आपको साइड में दिख रही होगी। तो उसमें क्या है कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ कि जैसे ये मेरे पास एक क्या है, एक बेल जार है। अब इसके अंदर क्या करा, एक घंटी लगा दी। अब घंटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इससे कनेक्टेड है। अब सिंपल केस में क्या था, ये यहाँ पर ढक्कन इस तरीके से लगा हुआ था और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया गया और स्विच को ऑन करने से क्या हुआ, हमको ये ध्वनि सुनाई दी। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या हुआ, इसमें से यहाँ से निकाल दिया एक पाइप। अब पाइप निकालने से क्या किया, यहाँ से सारी की सारी एयर को एक्सपेल आउट कर दिया, मतलब निकाल दिया बाहर। पीई डबल एक्सपेल आउट कर दिया और सारी की सारी एयर बाहर निकल गई। इसका मतलब अब यहाँ पे कैसी कंडीशन हो गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर निर्वात की कंडीशन हो गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसका मतलब अब यहाँ पर कितनी भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दो, कितनी भी भारी बेल लगा दो, आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई दी, क्योंकि इसमें एयर नहीं है। एयर नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या है, एक माध्यम नहीं है जिससे कि साउंड को सुनाई दे। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि साउंड को सुनने के लिए, ध्वनि को सुनने के लिए या ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, ये यहां से कंफर्म होता है। अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, इससे भी स्टार मार्क कर नोट करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क करेंगे सब लोग। अपने एक टेक्स्ट बुक लेकर बैठा करिए अपनी, और आप अपनी कॉपी लेकर बैठा करिए, उसमें पॉइंट्स को नोट करते रहा करिए, जिससे कि एग्जाम में हाथ खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जब हम रिवीजन करते हैं। चलो, तो इसमें क्या मतलब हुआ कि साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है हमेशा बजने, मतलब सुनाई देने के लिए या उत्पन्न होने के लिए। अब दूसरी बात है क्या कि यहाँ पर सॉलिड होता है, एक ठोस अवस्था हो गई, एक द्रव्य हो गया, लिक्विड हो गया, और एक हो गया आपका गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, तरल और आपका गैस। तो ये सॉलिड क्या हो गया, ठोस, लिक्विड और गैस। तो सबसे ज्यादा साउंड जो है वो सुनाई देती है किस केस में, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, अब फिर गैस में। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले सॉलिड में ज्यादा सबसे तेज सुनाई देती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। अब यहाँ से एक पीवाईक्यू बनता है आपका, सब लोग इस पीवाईक्यू को भी समझेंगे। पहला पीवाईक्यू तो ये हो गया आपका कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा किसमें साउंड ट्रैवल करती है। तो साउंड सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है किसमें, आपका सॉलिड में, फिर आपका लिक्विड में और फिर आपका गैस। चलिए, तो अब देख लेते हैं क्या एक और पीवाईक्यू है जो आपका इसी सॉलिड, लिक्विड और गैस के से रिलेटेड है कि ध्वनि का माध्यम बदलने से, कि जब आप ध्वनि का माध्यम बदलते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस में, तो साउंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे पहला केस हो गया क्या, वाटर में, जब आपको ध्वनि वाटर में सुनाई देगी, फिर आपको आयरन में सुनाई दे रही है, फिर आपको हवा में सुनाई दे रही है और फिर आपको वाटर में सुनाई दे रही है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ध्वनि के ऊपर। तो खुद सोचो, जब कोई भी चीज आप वाटर के अंदर है, अब वाटर के अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कैसी आ रही है, जो भी आपको सुनाई दे रहा है, जितने भी डेसिबल आपको सुनाई दे रही है, इसका ये आप एक और यहाँ पर मतलब समझेंगे कि साउंड की जो आपकी साउंड की यूनिट हो जाती है, क्या होती है, डेसिबल होती है। डीबी में इसको लिखते हैं, डेसिबल इसकी साउंड की यूनिट होती है। ठीक है, डीबी में इसको
डिनोट किया जाता है डेसिबल। अब देखो कि इसमें वाटर में जो भी साउंड सुनाई दे रही होगी तो इसका मतलब वाटर क्या हो गया, एक लिक्विड पार्ट हो गया। तो ये एक हो गया आपका लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड से जब आपका किसमें ध्वनि एंटर आ रही है, आयरन में, तो लिक्विड, और ये क्या हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया। अब इसके बाद एयर क्या है, एयर आपका गैस हो गया, और वाटर क्या है, वापस से आपका ये लिक्विड हो गया। तो इससे जब वाटर से कहाँ आ रही है, सॉलिड में आ रही है, तो खुद सोचो ध्वनि लिक्विड से सॉलिड में आ रही है, तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगा, ध्वनि इंक्रीज होगी। तो यहाँ वाले केस में इंक्रीज हुई, फिर सॉलिड से गैस में आ रही है, तो यहाँ वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में ध्वनि क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर से वाटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस वाले केस में ध्वनि फिर से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस बताना था। ये भी आपका एक P by Q है, इसको भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। तो आपको ये सिर्फ एक ये सिंपल चीज समझ कर रखनी है कि ध्वनि जो भी है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा आपको सुनाई देती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है, जैसे कि ये आपका लगा हुआ है यहाँ पर लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर के जैसे ही लाउड स्पीकर ने अपनी आवाज निकाली, उसने क्या है, लाउड स्पीकर बजा। तो लाउड स्पीकर के बजने से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे लाउड स्पीकर के जस्ट आगे, मैं बोल रही हूँ मेरे आगे के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, तो वो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पर समझेंगे। तो जैसे ही यहाँ से आवाज निकली, तो इसके साइड में जो ये यहाँ पर ये वाली लाइन वाले जो पार्टिकल्स है, ये क्या करेंगे, ये एकदम से पास आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इसने अपना क्या किया, अपनी एनर्जी इसको दे दी, और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे ही आवाज निकल रही है, तो मेरे जस्ट आगे जो मेरे पार्टिकल्स है एयर में प्रेजेंट, तो वो क्या होंगे, वो एकदम से पास आ जाएंगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो फिर दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है, एक कहीं से भी साउंड निकली, तो आगे के पार्टिकल्स पहले कंप्रेस होते हैं, फिर उनमें रेयरफैक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफैक्शन होता है। तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ये आपका रीजन हो जाएगा फर्स्ट वाला रीजन कंप्रेशन का, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन क्या हो गया आपका, कंप्रेशन, संपीड़न। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, संपीड़न हो गया, और दूसरा रेयरफैक्शन, इसको बोलते हैं विरलन। ठीक है, तो जैसे ही कहीं से ध्वनि निकली, तो ध्वनि निकलने से पार्टिकल्स का जो सारे पार्टिकल्स थे वो पास आ गए। जब सारे पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट हो गए, कंप्रेस हो गए, तो उसको क्या बोला, संपीड़न बोला। तो ये वाला केस क्या हो गया, संपीड़न का। और फिर जैसे ही पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी आगे को दे दी और वो पार्टिकल्स वापस आ गए, तो इस तरीके से ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ये आपका रीजन हो जाएगा रेयरफैक्शन, जिसको बोलते हैं विरलन। ठीक है, तो एक कंप्रेशन, एयर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, इस तरह से यहाँ पर आपको साउंड की वेव जाती हुई दिखाई देती है, जो कि किस तरह की वेव है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। आइए अब इसको समझ लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, जो कि आपको पढ़ना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे आपको सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो कंप्रेशन वाला एरिया है, ये ऊपर हो गया, फिर ये नीचे हो गया, फिर ये ऊपर हो गया, फिर ये नीचे हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ कंप्लीट होता है। ठीक है, आओ इसको समझ लेते हैं। जो कंप्रेशन है, तो ये वाला एरिया कंप्रेशन है, मतलब कि जो ऊपर वाला, जो ऊपर जा रहा है वो कंप्रेशन है, और जो नीचे जा रहा है ये रेयरफैक्शन है। ठीक है, तो कंप्रेशन को क्या बोलते हैं, या संपीड़न को क्या बोलते हैं, जहां पर हाई प्रेशर एरिया है, उच्च दाब का एरिया है। प्रेशर हाई क्यों है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास है, इसलिए बहुत प्रेशर है। एक कमरे में बहुत सारे लोगों को भर दो तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और लोगों को निकाल दो तो प्रेशर रिलीज आउट हो जाएगा। वही चीज है कि जब पार्टिकल्स पास आ गए तो कंप्रेशन वाली स्टेट हो गई। तो ये वो जो रीजन ऑफ कंप्रेशन क्या हो जाता है, रीजन ऑफ हाई प्रेशर, उच्च दाब का रीजन। तो यहाँ पर इसको हाई प्रेशर एरिया बोला जाता है। ठीक है, इस बात को समझेंगे, हाई प्रेशर एरिया। और रेयरफैक्शन क्या होता है, ये लो प्रेशर एरिया होता है, कम दाब की जगह ये होती है। ठीक है, अब कंप्रेशन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं क्रेस्ट, और आपको रेयरफैक्शन को दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला एरिया क्या हो गया, ये कहलाया आपका क्रेस्ट, और नीचे वाला एरिया क्या कहलाया गया, ये आपका कहलाया गया ट्रफ। ठीक है, तो कंप्रेशन क्या हो गया, जहां पर सारे पार्टिकल्स पास आ गए, कंप्रेस हो गए, रीजन ऑफ हाई प्रेशर हो गया, बहुत उच्च दाब की
आपका उच्च दाब इस जगह पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आपको समझनी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की, क्या? आपकी तरंग दैर्घ्य, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसकी यूनिट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट हो जाती है मीटर्स। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। अब देखो, तरंग दैर्घ्य क्या होता है? टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की जगह। क्या बोला मैंने? दो लगातार संपीड़न या दो लगातार वेवलेंथ के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं लैम्डा, जिसको बोलते हैं आप वेवलेंथ। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया यहाँ पर वेवलेंथ। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं तो ये रीजन क्या हो गया? ये आपका रेयर फ्रैक्शन, और ये रीजन क्या हो गया? आपका रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की जगह, तो ये रेयर फ्रैक्शन और ये रेयर फ्रैक्शन, तो इसके बीच की जगह क्या हो गई? आपकी लैम्डा हो गई। ये बात समझ आया? दो रेयर फ्रैक्शन मतलब दो विरलन के बीच की जगह, दो विरलन के बीच की जगह लैम्डा। इसी तरह से दो कंप्रेशन, अब ये देखो कंप्रेशन कौन सा हो जाएगा? ये वाला एरिया जो कि मैं ब्लू से दिखा रही हूं, ये आपका है कंप्रेशन, ये आपका है इधर कंप्रेशन। तो दो कंप्रेशन के बीच की जगह, तो यहां पर ये मतलब इसका टॉप पॉइंट से लेते हैं, इसका एकदम टॉप पॉइंट से लेते हैं इधर से, और ये यहां तक। अभी ये ऊपर लिख दिया है मैंने, थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लैम्डा, जिसको क्या बोलते हैं? दो कंप्रेशन है, दो कंप्रेशन के बीच की जगह या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की जगह, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप वेवलेंथ। ठीक है, और ये वेवलेंथ क्या हो गया आपका? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आपकी मीटर्स। ठीक है, इतना पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या दूसरा पॉइंट की, जिसको बोलते हैं आवृत्ति। तो दूसरा हमको पढ़ना है यहाँ पर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इसकी यूनिट क्या हो जाती है? इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति की यूनिट होती है हर्ट्ज। इसका मतलब कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में लोलक कितनी बार इस तरीके से मूव करेगा उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कितनी बार कंपन हो रहा है एक सेकेंड के अंदर, इसको बोलते हैं आवृत्ति। जैसे कि अब यहां पर समझेंगे, एक सेकेंड में जैसे मान लो ये देखो, एक ये आपकी साइकिल यहां से लेके यहां तक खत्म हुई, फिर यहां से खत्म हुई, फिर यहां से आई, फिर यहां से खत्म हुई। मान लो ये एक सेकेंड में साइकिल आपकी इस तरीके से कंप्लीट हो रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा यहां समझेंगे जल्दी से कि किस तरीके से बहुत मतलब एक सेकेंड में ये इतनी सारी आवृत्ति कर रही है, तो मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है? ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक देखो, एक ऑसिलेशन कैसे? यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक आपका एक ऑसिलेशन, फिर यहाँ 1 हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां से यहां तक आपका सेकेंड हुआ। तो ये आपके दो ऑसिलेशन हुए। अगर यहां मैं देखूं तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 ऑसिलेशन है। तो एक सेकेंड में यहाँ पर 5 बार ऑसिलेशन हो रहे हैं, और यहाँ पर एक सेकेंड में 2 बार ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो इसी को बोल देते हैं कि आवृत्ति, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात क्या हो जाती है? दूसरी बात, थर्ड पॉइंट हो जाता है आपका टाइम पीरियड, समय काल। ठीक है, तो समय काल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये आपको रिलेशन यहां पर याद रखना है कि आवृत्ति और टाइम पीरियड में, आवृत्ति और आपका समय काल में एक रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी ये आपका, ये हो गया आपका म्यू, जिसको मैंने ऐसे लिखा है, ये आपका है फ्रीक्वेंसी। तो इसको ये होता है आपका आवृत्ति, और ये टी हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन यहां पर याद रखना है। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, अब एक वर्ड होता है टिम्बर। टिम्बर मतलब कि आपके साउंड की क्वालिटी, जैसे कि मेरी साउंड
आप जो सुन रहे हैं उनकी साउंड से अलग है, या मेरी साउंड मेरी माँ की साउंड से अलग है। तो टिम्बर एक ऐसा साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो ये बताती है कि हर एक इंसान की साउंड दूसरे इंसान से अलग है, या हर एक चीज की साउंड दूसरी चीज से अलग है। अगर मैं ड्रम बजा रही हूँ तो उस ड्रम की साउंड अलग होगी, अगर मैं एक पियानो बजा रही हूँ उसकी साउंड अलग होगी। तो टिम्बर बताती है क्या क्वालिटी ऑफ साउंड हर एक साउंड को दूसरी साउंड से अलग करती है। तो दूसरा वर्ड क्या हो गया आपका, यहाँ पर चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई आपकी, टिम्बर। टिम्बर जो कि ये बताती है कि कौन सी साउंड किससे अलग है। तो मतलब हर साउंड को हर दूसरी साउंड से, हर साउंड को हर दूसरी साउंड से अलग करती है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब मैं इसको रब करती हूँ, जो बाकी बची हुई चीजें हैं उसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन। चलिए तो अब आगे बात कर लेते हैं साउंड। तो साउंड के दो टर्म्स होते हैं, एक लाउडनेस और दूसरी होती है श्रिलनेस। तो इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कई तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, तो आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात है क्या, साउंड साउंड की जो लाउडनेस है, प्रबलता है, वो किस पे डिपेंड होती है। तो वो डिपेंड होती है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, आयाम पर। तो यहाँ पर मैंने बात करी लाउडनेस प्रबलता की, तो प्रबलता किस पे निर्भर करेगी, एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, इस टर्म को भी समझेंगे अभी। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आपका आयाम। इसी तरह से श्रिलनेस या पिच, ये किस पे निर्भर करती है, ये हमेशा निर्भर करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे। ठीक है, आवृत्ति। आइए आप समझ लेते हैं क्या ये एम्पलीट्यूड है और क्या ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता चुकी हूँ, एम्पलीट्यूड रह गया था, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से है, या ये नीचे वाला हिस्सा है, तो इसका ये पूरा कितना ऊंचाई पर है, मतलब ये इसका पीक से लेके आपका बेस से लेके पीक तक का पॉइंट, ये क्या होता है पूरा एम्पलीट्यूड। अगर मैं छोटे से डायग्राम में बताऊं तो अगर ये इसका इतना सा है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि एक वेव कितनी ऊंची जा रही है और वापस अपने पीक पॉइंट से नीचे आ रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, आयाम, आपका एम्पलीट्यूड। और आयाम क्या दर्शाता है, किसी भी आवाज की प्रबलता को दर्शाता है। और यहाँ पर एक रिलेशन भी है जो कि डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या, आपका आयाम और आपका किसमें, लाउडनेस पे, प्रबलता पर। तो हमेशा लाउडनेस क्या होता है, आपका आयाम का स्क्वायर होता है। लाउडनेस इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे कि लाउडनेस जो प्रबलता है ये आपके आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि किसी की आवाज कितनी ज्यादा प्रबल है, उस प्रबलता का निर्भर उस पर निर्धारित किस पर होता है, उसके आयाम पर। किसी की वॉइस बहुत भारी है, जैसे कि एक जब लाइन है, जब वो गरजता है तो बहुत ही ज्यादा, जब वो दहाड़ मारता है तो बहुत ही ज्यादा उसकी लाउड साउंड सुनाई देती है, तो इसका मतलब कि उसका आयाम, उसकी एम्पलीट्यूड उसका बहुत ज्यादा हाई होगा। तो ये इस तरीके से देखिए, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ से समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर देखो तो ये आपका एम्पलीट्यूड इधर ये हो गया। ठीक है, अब अगर एक किसी की आवाज कम भारी है, कम लाउड है, कम प्रबल है, तो इसका मतलब उसका आयाम कितना हो गया, छोटा सा हो गया। देख सकते हैं ना, ये इस तरीके से ये यहाँ पर आयाम दर्शाता है। तो आयाम क्या दर्शाता है, आपकी कितनी लाउड वॉइस है या कितनी प्रबल आपकी आवाज है। ठीक है, दूसरी बात है, जैसे कि दूसरी चीज हो गई आपकी श्रिलनेस। श्रिलनेस मतलब तीक्ष्ण या आपका पिच, तारत्व। तारत्व क्या बताता है, किसी की आवाज कितनी तीखी है। तो तीखी आवाज, जैसे कि एक चिड़िया है जब चहकती है तो तीखी तीखी सी आवाज, जब वो ची ची करती है तो तीखी सी आवाज लगती है। इसी जगह पे एक वुमेन की भी वॉइस जो होती है वो हाई पिच साउंड होती है, वो लाउड साउंड नहीं होती है। किसी किसी की वॉइस बहुत लाउड होती है, पर जनरली क्या देखा गया कि साउंड कैसी होती है, वो आपकी हाई पिच साउंड, तीखी साउंड होती है। तो ये साउंडनेस, साउंड का ये वाला कैरेक्टरिस्टिक श्रिलनेस या पिच, ये किस पे निर्भर करता है, कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका मतलब कि श्रिलनेस या पिच किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितनी ज्यादा तीखी वॉइस, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उतनी ज्यादा तीखी
वॉइस। ठीक है, इसको समझेंगे। जैसे कि ये बहुत ज्यादा इस तरीके से, ये हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या था? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है। जैसे कि यहां से लेके ये यहां तक आपका एक ऑसिलेशन है, ठीक है, यहां तक। तो एक बार में कितनी, एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है, उसको किससे डिटरमाइन करे थे? फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम। तो इसका मतलब ये कैसी साउंड हो गई? ये आपकी हाई पिच साउंड हो गई। ठीक है, हाई पिच साउंड है। और ये कैसी साउंड है? ये आपकी लो पिच साउंड है। इसी तरह से ये आपकी क्या है? ये लाउड वॉइस है, या आप इसको बोल सकते हैं लाउड है। और ये कम लाउड है, मतलब कम है। ठीक है, लाउडनेस में कम हो जाएगी। तो ये आई होप यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे कि मुझे किसी भी तीखी आवाज को लाउड साउंड में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन को समझेंगे, पीवाईक्यू है। क्या क्वेश्चन है पीवाईक्यू का आपका? एक पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या है क्वेश्चन, कि मुझे किसी भी तीखी आवाज को, जैसे फॉर एग्जांपल एक बर्ड की आवाज है। बर्ड की आवाज कैसी है? क्षीण आवाज है, फीबल वॉइस है। ठीक है, तो बर्ड की वॉइस कैसी हो गई? फीबल हो गई, क्षीण हो गई। अब इसको मुझको लाउड वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1 2 3 4 कि मुझे किस किस चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या मैं एम्पलीट्यूड में परिवर्तन करूं, आयाम में परिवर्तन करूं, ठीक है, आयाम, या मैं इसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित करूं, आवृत्ति में परिवर्तित करूं, या मैं इसकी प्रबलता में परिवर्तित करूं, लाउडनेस में परिवर्तित करूं, या मैं इसकी टिम्बर में परिवर्तन करूं। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो खुद सोचो, जब मुझे एक तीखी साउंड को एक प्रबल साउंड में, मतलब एक आपको लाउड साउंड में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा किस में बदलाव करना पड़ेगा? मुझे उसका एम्पलीट्यूड में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि मैं उसके किस में परिवर्तन करूंगी? उसके एम्पलीट्यूड में परिवर्तन करूंगी। जब भी एक भारी वॉइस को, एक लाउड वॉइस को एक क्षीण वॉइस, एक तीखी वॉइस से परिवर्तित करना है, तो मुझे उसकी आवृत्ति में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी कि मुझे तीखी वॉइस को एक लाउड वॉइस में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, तो मुझे हमेशा उसको लाउड में, जो हमें बनाना है उसको हमको चेंज करना है, तो हमें एम्पलीट्यूड में परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब हमको एक श्रिल वॉइस बनानी है, तो किसमें? आवृत्ति में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसका मतलब कि एक श्रिल वॉइस है तो उसमें उसकी एम्पलीट्यूड क्या होता है? कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और अगर एक लाउड वॉइस है तो उसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है, पर उसमें लाउडनेस क्या होता है, या एम्पलीट्यूड क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब जैसे कि ड्रम, ड्रम क्या है? ड्रम हमेशा लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। ये सब पीवाईक्यूज है यहाँ पर। ड्रम हमेशा लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब कि उसमें क्या होता है? उसमें लाउडनेस ज्यादा होती है, एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा होता है। इसी तरह से पियानो हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब हाई पिच साउंड है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तीखी आवाज सुनाई देती है ना। अब एक लॉयन, जब एक शेर जब दहाड़ता है, तो उसकी साउंड क्या हो जाती है? उसकी एक लाउड वॉइस निकलती है, तो इसका मतलब उसका जो आयाम है वो ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड होता है ज्यादा। ठीक है, इसी वजह से बर्ड जो है वो क्षीण आवाज निकालती है, तो इसमें इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से एक फीबल वॉइस को लाउड वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? उसके आयाम में परिवर्तन करके। इसी तरह से टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ, एक तबले को उसकी मेम्ब्रेन को खींचता है, टाइट करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसको हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। चलिए बाकी बचे हुए पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो साउंड की रेंजेस 3 तरह की होती है, इंफ्रा साउंड और आपका ऑडिबल रेंज, और तीसरा आपका अल्ट्रा साउंड। जो इंफ्रा साउंड होते हैं वो आपको जनरली किनको सुनाई देते हैं? जो कि आपके एनिमल्स होते हैं, चूहे हो गए, बिल्ली हो गए, इन सबको ये इंफ्रा साउंड सुनाई देती है, क्योंकि ये लो रेंज साउंड्स होती हैं और ये आपकी 20 हर्ट्ज से कम की साउंड होती है। ठीक है, हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी? हर्ट्ज। ठीक है ना, तो
उसकी इसी में इसको फ्रीक्वेंसी में ही नापा जाता है। 20 हर्ट्ज है, जैसे 20 हर्ट्ज तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो इसी हिसाब से इसको आपको समझना है, ठीक। तो 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड्स होती है वो आपकी इंफ्रासोनिक होती है। फिर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड्स होती है, ये ऑडिबल रेंज होती है। इसके कम और इससे ना ज्यादा साउंड क्या है ह्यूमंस नहीं सुन सकते, इससे ज्यादा रहेगा कान का पर्दा फट जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम रहेगा साउंड सुनाई नहीं देगी। अब आपके एग्जाम में PYQ रिसेंटली पूछा गया है, क्या PYQ था इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, आपने देखा भी होगा। क्या PYQ था, क्या क्वेश्चन था PYQ का कि एक छोटा बच्चा है, एक स्मॉल चाइल्ड है, मतलब स्मॉल चाइल्ड है, अब ये आप कौन सी रेंज की साउंड सुन सकता है, ठीक है। तो चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई एक अगर इंसान है, ह्यूमन है, तो वो किस साउंड को सुन सकता है इजिली, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड को सुन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है आपको ऑडिबल रेंज की साउंड वो सुन सकता है, ठीक है। ये आपका PYQ क्वेश्चन है, आपको ऑडिबल साउंड से इससे पहले भी क्वेश्चन आया है आपके ही एग्जाम में, साथ ही साथ आपका अल्ट्रासाउंड से भी क्वेश्चन आया है। चलिए आइए देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड क्या होती हैं। तो अल्ट्रासाउंड होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली साउंड, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज से अबव की जो साउंड्स होती हैं, 20K हर्ट्ज से ऊपर की साउंड्स, वो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं। अब यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ का है, कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जो, वो आपकी अल्ट्रासाउंड्स बोलो या अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये आपकी मेडिकल, आपकी इंडस्ट्री में यूज होती है, इसका मतलब कि आपकी मेडिकल हॉस्पिटल्स में यूज होती है, आपका कार्डियोग्राफी में यूज होती है, जिसको आपको इकोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं। क्लीनिंग में, साफ सफाई में कहीं पे इस्तेमाल, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है अब उनकी सफाई करनी है, अब वो क्या है उसमें आपका ये आपका अल्ट्रासाउंड का वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बड़ी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उसमें कहीं क्रैक आ गया, कुछ आ गया, तो आप किस साउंड का यूज होता है, किस वेव्स का यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। इसी तरह से आपका सोनोग्राफी में, अल्ट्रासाउंड्स में, ये सब जो अल्ट्रासाउंड्स आपका जैसे पेट का हो गया, तो उस सब में क्या हो गया कि आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या सोनार, तो सोनार में जो आपने साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है, ये आपका इसमें इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझ लो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है फुल फॉर्म इसका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। अब जो सोनार है इसमें भी आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। आइए समझते हैं किस तरीके से। जैसे कि मेरे पास एक शिप है, ठीक है, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एक यहाँ पर शिप बना दी इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, अब इस शिप में क्या है, डिटेक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस शिप में डिटेक्टर्स प्रेजेंट है जिनके पास क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स है या अल्ट्रासाउंड्स है। अब मान लो ये शिप भी मूव कर रहा है और यहाँ पर पानी भी मूव कर रहा है, इस तरीके से है। अब इसको डिटेक्ट करना है कि कहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट, जिस चीज की सर्च की जा रही है वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी खोज की जा रही है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके पास होता है एक ट्रांसमीटर, एक होता है डिटेक्टर। किसके पास, आपका इस पूरे सिस्टम में, इस सोनार के सिस्टम में एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर यहाँ से ट्रांसमिट करेगा कौन सी वेव, अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी वेव निकाली ट्रांसमीटर ने, अल्ट्रासोनिक वेव निकाली, ठीक है, ट्रांसमिट करी। अब इस ट्रांसमीटर ने इसको निकाली और यहाँ पे क्या किया, ट्रांसमिट करने के बाद अब इस डिटेक्टर ने क्या किया, इस अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर लिया। तो मतलब अब ये वेव यहाँ से क्या होगा, ये अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर लिया डिटेक्टर के द्वारा। तो ये क्या करी, अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पर से क्या हुई थी, ट्रांसमीटर ने क्या किया था, ट्रांसमिट किया था, और ये जो ऑब्जेक्ट था जो कि नीचे था उसको डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुई, वेव आई यहाँ पर हिट करी टारगेट और टारगेट साइड पर, और वापस बैक बाउंस बैक होकर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक होकर, परावर्तित होकर कहाँ चली गई, डिटेक्टर के पास चली गई। अब डिटेक्टर का काम क्या होगा, डिटेक्टर का काम होगा, तो यहाँ डिटेक्टर की अगर मैं बात करूं, डिटेक्टर का काम क्या होगा, ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से समझ जाया जाएगा कि कहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बात बताई कि जो सोनार सिस्टम होता है उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव को, जो कि
टारगेट साइट पर जाएगा, उसको हिट करेगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा वेव को, और वो वेव डिटेक्टर डिटेक्ट करके और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सोनार जो है वो 3 चीज पे काम करता है। पहला काम क्या करता है, स्पीड, डायरेक्शन और आपका डेप्थ। तो 3 चीज करता है डिटेक्ट, 3 चीज डिटेक्ट करता है सोनार। 3 चीज ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है पीवाईक्यूज में, अदर जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स है उसमें। क्या है डिटेक्टर का 3 काम? तो डिटेक्टर का 3 काम समझेंगे। पहला तो हो गया, ये स्पीड जांचता है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको खोजा जा रहा है, तो डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा, सोनार का सिस्टम पूरा क्या डिटेक्ट करेगा, स्पीड को। दूसरा, किस दिशा में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दूसरा क्या हो गया, उसका डायरेक्शन देखेगा। ठीक है, डायरेक्शन, तो स्पीड हो गया, डायरेक्शन हो गया, और तीसरा डेप्थ, किस डेप्थ पे कोई भी सामान पड़ा हुआ है। तो ये 3 चीज करता है कौन, सोनार। सोनार किस पे काम करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आपकी ट्रांसमिट होती हैं, फिर डिटेक्ट होती हैं, और फिर क्या है, वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाया जाता है। अब सोनार सिस्टम 3 चीज को डिटेक्ट करता है। पहला स्पीड देखता है, डेप्थ देखता है और डायरेक्शन देखता है, किस दिशा में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब यहाँ पर एक आपका क्या आ जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आता है। अगर सोनार सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है, तो जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें तो मैं आपको बताऊंगी, पर यहाँ पर एक समझ लो कि यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक आया, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, डी हो गया। अब इस पॉइंट से वापस यहाँ तक गया, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, वापस से डी हो गया। तो अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको सबको पता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ पर हमेशा सोनार के केस में डिस्टेंस को 2d लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोनार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2d बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तो सोनार का केस हो गया। जब भी सोनार के केस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो डिस्टेंस को हमेशा ट्वाइस कर देना और आंसर को निकाल लेना, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि डिस्टेंस को 2d नहीं लेते। अब डिस्टेंस को 2d क्यों लिया, क्योंकि एक बार साउंड वेव नीचे आई, फिर हिट करी, फिर वापस गई। ठीक है, तो डिस्टेंस को हमेशा 2d लेते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या, आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, अभी हम क्लास 10 एनसीईआरटी को जब कवर करेंगे, तो उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, जिसमें कि किस तरह से परावर्तित होती है आपकी प्रकाश की किरणें, उसी तरह से साउंड भी यहाँ पर परावर्तित होती है। किस तरह से, जैसे कि ये आपका एक हो गया सॉलिड बेस हो गया, यहाँ पर एक मिरर नहीं है, ये एक सॉलिड बेस है। अब यहाँ से क्या है, मान लो ये यहाँ पर एक ड्रम है, और ये आपको लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर आवाज निकाल रहा है, तो यहाँ से साउंड वेव जाएगी, इस सॉलिड सरफेस पे हिट करेगी, और ये बाउंस बैक होकर ये कान तक सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ईयर। तो इस तरह से यहाँ से गई और यहाँ पर सुनाई दे गई, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, किसका, साउंड वेव का, आपका ध्वनि तरंग का। ठीक है, सेम वही एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। ठीक, तो ये सारे लॉज सेम हो जाते हैं। अब जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ध्वनि के परावर्तन के नियम पर 2 चीजें आपको पढ़नी है। पहली चीज हो गई, आपको इको पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है आपको प्रतिध्वनि, जिसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। ठीक है, इको के लिए 2-3 टर्म्स है, 2-3 चीजें हैं, उसको समझ दो, इको के सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज, हम कहीं खाली जगह पर खड़े हैं, अब खाली जगह पर खड़े हैं, देखो इको और रिवर्बरेशन में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि अगर मैं अपने रूम में हूं, इस रूम में मैं बोल रही हूं, मेरी आवाज गूंज रही है, तो उसको मैं इको नहीं बोलूंगी। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको इको नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि इको को बनने के लिए, या गूंज को, एक कोई चीज है, एक आवाज है, वो गूंज अगर हो रही है, मतलब एक आवाज को आप गूंज कब बोलेंगे, या एक आवाज को आप इको कब बोलेंगे, जब निकलने वाली आवाज, जो मेरे मुंह से आवाज निकली है और जो वापस आ रही है आवाज, उसके बीच की दूरी 17.2 मीटर तक होगी। क्या मैंने बोला, उसकी आवाज 17.2 मीटर से के बराबर या उससे ज्यादा होगी, तब क्या होगा, ये आपका इको साउंड होगा। ठीक है, 17.2 मीटर। अगर इससे कम होगी तो वो इको नहीं होगा, वहां पर रिवर्बरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि 17.2 मीटर की क्या है, एक रेंज समझाई गई, एक लैंडमार्क टाइप बताया गया, एक क्या है, बोलते ना, एक मार्क कर दिया कि इससे ज्यादा की अगर डिस्टेंस है तो क्या है, तो इको है, और उससे
कम की है तो रिवर्बरेशन है। इसको, इससे डिफरेंस को, इस माइन्यूट डिफरेंस को समझिए। अब देखो, तो इको के लिए पहली चीज क्या हो गई कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए। मान लो यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, अब मैंने चिल्लाया अपना नाम, पूजा पूजा, तो आवाज आपको आती है। अगर यहाँ पर ये पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पहाड़ियां हैं, अब यहाँ से आवाज आकर मुझे वापस से सुनाई देती है, जिसका मतलब मेरी आवाज गई, हिट करी टारगेट साइड को और वापस आई, फिर गई, फिर हिट करी, फिर इस तरह से आवाज आपको बार बार सुनाई देती रहती है। मैं बोल एक बार रही हूँ पर आवाज बार बार आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये आवाज जाकर वापस आ रही है तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, या तो 17.2 मीटर होगी या उससे ज्यादा होगी, तभी मुझे यहाँ पर इको सुनाई देगी, ठीक है, पहली चीज। और इको की जो आवाज है वो कहाँ कितनी देर तक परसिस्ट करती है, तो 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करती है ब्रेन पर, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कितनी देर तक आवाज मतलब एक तरह से समझ में आती है, सुनाई देती है, तो 0.1 सेकेंड तक ये रहती है, फिर दूसरी आवाज आ जाती है, फिर दूसरी आवाज आ जाती है, इस तरीके से आपको आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो ये तो पार्ट हो गया आपका इको का। अब समझ लेते हैं क्या रिवर्बरेशन, कि रिवर्बरेशन क्या है, प्रतिध्वनि क्या है। तो प्रतिध्वनि, जैसे कि अगर एक आप कॉन्सर्ट हॉल में है और कॉन्सर्ट हॉल में क्या है, आपको कुछ बोले और आपको वापस से सुनाई दी आपकी आवाज, तो उस समय वो आवाज इको नहीं है, उस समय वो आवाज क्या है, वो आपकी प्रतिध्वनि है, ठीक है। प्रतिध्वनि है, जैसे कि आप प्रतिध्वनि क्या करती है, कोई अगर कुछ अगर बोल रहा है तो प्रतिध्वनि अगर आ रही है तो क्या करती है, वो सारी आवाज को क्या है, डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब वो आवाज को साफ नहीं आने देती, मतलब कि आवाज को वो तब तक आंसर, कुछ मैंने बोला एक कॉन्सर्ट हॉल में हूँ, खाली हॉल है और उसमें बोला और मेरी आवाज गई, फिर वापस मुझ तक आई, तो मैं अगली आवाज जो अगला कुछ बोलने जाऊंगी तो वो कंफ्यूज होंगी। तो इस रिवर्बरेशन की वजह से क्या होता है, वो क्या है, आवाज बार बार हिट होती है और वापस आती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए कॉन्सर्ट हॉल में क्या है, पहली बात तो है क्या, वहां पर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को लगाया जाता है। तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। रिवर्बरेशन से साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कि आपके जो, जैसे आपकी सीट्स हो गई, वहां पर भी कुशन्स होते हैं, मतलब एक कुशन टाइप का है, कारपेट बिछे होते हैं, मोटे मोटे चादर, मतलब एक तरह से चादर की पूरी दीवार होती है। साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके से जो हॉल होता है वो थोड़ा कर्व होता है, जिससे कि यहाँ से अगर साउंड आ रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पर सुनाई दी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इनको सुनाई दी, इससे रिफ्लेक्ट हुई, इनको सुनाई दी। तो हर तरफ से ये साउंड जो है प्रॉपर एक बराबर ढंग से सुनाई दे और डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, इसलिए कि हॉल को भी क्या है, कर्व बनाया जाता है, प्लस साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सीलिंग्स जैसे कर्व्ड होती है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको क्लियर हुए होंगे, इको का और रिवर्बरेशन का। अब देखो, अब इसके बाद आपका किसका बचता है सेशन, आपका न्यूमेरिकल्स का सेक्शन बचता है। पॉइंट्स की कि आपको सब जो कुछ की पॉइंट्स थे जो कि जरूरी है आपको जानने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला की पॉइंट क्या है कि इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेज। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो जो गति है साउंड की, जो ध्वनि की तीव्रता है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर, तापमान बढ़ाएंगे, साउंड की गति जो है वो भी क्या होती जाएगी, तीव्र होती जाएगी, तेज होती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज, अगर क्या स्पीड, जो गति है साउंड की, ध्वनि की, वो हवा में 331 मीटर पर सेकेंड है एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 331 मीटर पर सेकेंड क्या है, स्पीड ऑफ अ साउंड है। जैसे ही तापमान को कर दिया 22 डिग्री सेल्सियस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गति 344 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये एनसीईआरटी की लाइन्स है, तो आपको इसको एज सच याद करनी पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी के लाइन से ही उठ के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जरूर याद करो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड है तथा 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या आपको पता है कि साउंड की रेंजेस 3 तरह की होती है। पहली होती है इंफ्रासोनिक, दूसरी होती है ऑडिबल और तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक। जो इंफ्रासोनिक साउंड रेंजेस होती हैं ये कौन निकालते हैं, जैसे एलिफेंट्स हो गए, फिर आपके और भी जैसे जीव हो गए, आपका रैट हो गया, तो ये सब क्या है बहुत ही कम हर्ट्ज के साउंड्स को ये सुन सकते हैं,
इसका मतलब कि जैसे कोई भी आपदा आती है, अर्थक्वेक आता है या कुछ भी आता है, सुनामी आती है, तो ये एनिमल्स पहले ही अलर्ट हो जाते हैं और अपनी स्थान को छोड़कर भागने लगते हैं। तो ये साउंड्स जो हो गई, सबसे पहली वाली साउंड जो आपकी साउंड रेंज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसमें पहली साउंड रेंज है आपकी क्या, इंफ्रासोनिक साउंड रेंज। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड रेंज, तो ये होती है आपकी 20 हर्ट्ज से कम की साउंड रेंज। ठीक है, अब बात करते हैं ऑडिबल साउंड रेंज। तो ये ऑडिबल साउंड रेंज जो होती है, ये ह्यूमंस जो है इस साउंड को सुन सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी द्वारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइंस दिख दी है, जिससे कि आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को सही कर पाए। सबसे पहले समझेंगे कि जो आपकी साउंड रेंज है, जो ऑडिबल साउंड रेंज है, वो क्या है आपकी। तो यहाँ पर हो जाती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेके आपकी ये रेंज है 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, मैंने क्या बोला, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक साउंड की रेंज होती है, जो कि एक ह्यूमन नोकिया नॉर्मल ईयर सुन सकता है। अब दूसरी बात क्या हो जाती है कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, क्या पूछा जाए कि एक बच्चा वो कौन सी साउंड रेंज सुन सकता है, वो इंफ्रा साउंड सुनता है कि अल्ट्रा साउंड सुनता है कि ऑडिबल सुनता है। इससे पहले ये समझ लीजिए कि जो अल्ट्रा साउंड्स होते हैं वो उसकी रेंज क्या हो जाती है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ये अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, इसकी रेंज हो जाती है आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, इससे ऊपर की साउंड्स हो जाती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आया था कि एक बच्चा है वो कौन सी साउंड की रेंज को सुन सकता है। अगर एग्जाम में सिर्फ लिखा हो एक बच्चा है, एनी चाइल्ड या अ चाइल्ड कैन हियर विच रेंज ऑफ साउंड, मतलब एक बच्चा किस अंतराल की साउंड को, किस साउंड रेंज को सुन सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, मतलब ऑडिबल रेंज। अगर सिर्फ एक बच्चा लिखा है, अब यहाँ पर अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, क्या स्पेसिफाई कर दिया कि एक 5 साल का बच्चा है, मतलब 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है या 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड से कम है। ठीक है, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड या 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड से कम है, तो वो कौन सी साउंड रेंज सुन सकता है, तो वो अल्ट्रासाउंड भी सुन सकता है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं छोटे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ये 25,000 हर्ट्ज तक की भी साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे हो गए या कुछ तरीके के कुत्ते हो गए। ये यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन है कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25,000 हर्ट्ज। ठीक है, वैसे क्या होता है, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। सिर्फ 20,000 हर्ट्ज तक ही एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है। पर अगर कोई बच्चा 5 साल की उम्र का कम है, तो अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली लिखा है 5 साल की उम्र से कम, तब बच्चा आपका 25,000 हर्ट्ज की भी साउंड को सुन सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपकी अगर बच्चे की उम्र दी हुई है, अगर उम्र नहीं दी हुई है तो आप नॉर्मल हियरिंग रेंज जो है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की उसको टिक करेंगे। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे। आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा उसको आप देखकर उसके सही उत्तर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट वहां पर मेरा लास्ट में बताना रह गया था, जो मैंने लास्ट सेशन लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स को पहले इंक्लूड किया है। चलिए आइए अब देख लेते हैं। क्या हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जो जो व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आई होप यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, जो कि पिछले आपके रह गए थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि आपका एग्जाम्पलर है, आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 11.1। और हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा एक चैप्टर का आगे पीछे है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलेंगे। चलो, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज। अब सब लोग अपने अपने पेन पेपर लेकर बैठेंगे और अपना सॉल्यूशन करते रहेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ सेकेंड। A sound wave has a frequency of 20 kilohertz and a wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या दे के रखा है, हमको फ्रीक्वेंसी दे के रखी है कितना, 2 किलोहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखो फॉर्मूला समझ लो, क्या क्या फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला हमको यहाँ पर नोट कर लो सब लोग अलग से, फॉर्मूला टू बी यूज्ड। एक फॉर्मूला है हमारा, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू में
वेवलेंथ, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये हो गया आपका स्पीड गति, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और ये हो गया आपका वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हमको यहाँ यूज करना है। एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 में टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गया और ये 1 टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, और एक हमारा है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें s की जगह हम v ले लेते हैं, डिस्टेंस की जगह हम लैम्डा ले लेते हैं, और t की जगह हम t ले लेते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। तो ये 3 फॉर्मूलेज आपके इस पूरे सेशन में यूज होंगे, और एक आध कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब इस हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है आपकी 20 किलो हर्ट्ज। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। अब इसको हम चेंज करेंगे हर्ट्ज में, तो ये हो जाएगा 20 इंटू में 1000 हर्ट्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा कि 2000 हर्ट्ज हमारी क्या दे के रखी है, फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, और साथ साथ लेंथ क्या दे के रखी है, वेव लेंथ दे के रखी है, मतलब तरंग दैर्घ्य कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या दे के रखी है, 35 सेंटीमीटर। अब इसको लैम्डा हमेशा हम मीटर में लेंगे, फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में लिखेंगे, इसको भी नोट कर लो की पॉइंट्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35/100, ये हो जाएगा आपका 0.35 मीटर्स। ठीक है, चलो, अब इसके बाद क्या देके रखा है आपको, डिस्टेंस देके रखा है 1.5 किलोमीटर, जो कि डी की वैल्यू क्या देके रखी है आपको, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है 15 किलोमीटर्स, जिसको हम लिख देंगे 1500 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया मीटर में, आपका तरंग दैर्घ्य हो गई मीटर में, फ्रीक्वेंसी हो गई हर्ट्ज में। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला पुट करना है हमको यहाँ पर, हम यहाँ पुट करेंगे, हमको निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल, मतलब हमको यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें से हमको फ्रीक्वेंसी दी है, लैम्डा दिया है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम एक रिलेशन है, तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या हो जाता है, v इज इक्वल्स टू आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब कि इन सब चीजों से हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, v निकालना होगा, मतलब कि ये v क्या, स्पीड निकालनी होगी। और स्पीड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, क्या आपका रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। ठीक है, ये हमने अभी जस्ट देखा फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड हो गई v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो गई म्यू इंटू वेवलेंथ हो गई लैम्डा। ठीक, तो यहाँ पर v हमारा क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20,000 इंटू में लैम्डा हो जाएगा आपका 35/100, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, से जीरो चला जाए तो यहाँ पर आ जाएगा v की वैल्यू आ गई 700 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद इसको v को इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पर आपका v से आपका t आ जाएगा। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस है आपका क्या 1500 अपॉन में टाइम क्या आया है, सॉरी आपका v क्या आया है, v आया है आपका 700, 0 से 0 गए, यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 7 आया, तो 7 2 जा 14.1 सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया आपका, टाइम इज इक्वल्स टू 2.1 सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सिर्फ आपको दो यहाँ पर फॉर्मूले यूज करने थे। पहला फॉर्मूला एक आपका ये हो गया, जिसमें कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का फॉर्मूला रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपका फॉर्मूले की तरह से पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइजेस के जो साइड में ब्लू वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके ब्लॉक्स बने होते हैं, उसका एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग किसकी आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर पर सेकेंड है, इस तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको क्या देखना है, हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ये हमें निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है आपको, दिया है इसमें फ्रीक्वेंसी देके रखिए क्या 220 हर्ट्ज। अब हमको उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसको हर्ट्ज में ही दिया है, किलो हर्ट्ज में होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। स्पीड देके रखा है क्या, यहाँ पर आपको v की वैल्यू क्या देके रखी है, आपको 440 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्टली हम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में जो रिलेशन है उसको लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे और बल्ले बल्ले करेंगे। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड इक्वल्स टू
फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा जिसको बोलते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य, ये फॉर्मूला हमको याद करना है, इसको याद कर लो, इससे कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 440 बराबर हो गया फ्रीक्वेंसी कितनी है 220 इनटू में लैम्डा हमको निकालना है, तो लैम्डा हमने लैम्डा की तरह रख दिया, तो ये कटेगा, इससे कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 2 4, तो ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्या फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है पर समझने का है। चलो और देख लेते हैं। A person listening to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 450 मीटर फ्रॉम अ सोर्स। ठीक है, एक पर्सन है, ये कोई ये XYZ एक कोई पर्सन है जो कि लिसन कर रहा है कितना, इतने फ्रीक्वेंसी की एक आवाज को सुन रहा है और कितनी दूरी पर बैठा है। मान लो यहाँ पर बज रहा है क्या लाउड स्पीकर, अब जगराता चल रहा है और इस लाउड स्पीकर से आवाज निकल रही है कितनी, आपकी 500 हर्ट्ज की आवाज निकल रही है और वो इसको सुन रहा है और उसकी डिस्टेंस देख के रखिए इन्होंने कितनी, आपको 450 मीटर्स। ठीक है, ठीक, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ होता है जो कि हमने कंप्रेशन संपीड़न और विलयन का ग्राफ था इस तरीके से। अब ये हो गया, देखो 2 सक्सेसिव कंप्रेशंस की बात कर रहा है, स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा। तो 2 क्रमागत आपका संपीड़न क्या हो जाएगा इसमें, इसको देखेंगे इधर, तो ये एक हो गया, ये कंप्रेशन हो गया, एक ये वाला, फिर ये नीचे रेयर फ्रैक्शन और एक ये आपका कंप्रेशन हो गया। तो 2 कंप्रेशन के बीच की, 2 कंप्रेशन के व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 सक्सेसिव कंप्रेशंस, 2 सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच का टाइम अंतराल निकालना है। इसका मतलब यहां से यहां तक आपकी एक साइकिल हो गई, फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी दूसरी साइकिल। ठीक है, तो अब इस सक्सेसिव कंप्रेशन, एक ये कंप्रेशन हो गया और ये कंप्रेशन, इसके बीच का हमको टाइम पीरियड देखना है। तो यहां पर इसका मतलब हमको सिंपल आपका टाइम पीरियड निकालना है जो कि फ्रीक्वेंसी से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फिर से बात को समझेंगे, मैंने क्या बोला 2 सक्सेसिव कंप्रेशंस, तो ये कंप्रेशन हो गया, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है और ये कंप्रेशन है, तो एक ये कंप्रेशन हो गया, ये कंप्रेशन हो गया। अब इसके बीच का क्या निकालना है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कंप्रेशन। अब इसके बीच का टाइम पीरियड निकालना है, इसका मतलब यहां से यहां की आपको क्या है, एक लैम्डा, यहां से लेके यहां से यहां तक कलर चेंज करके मैं बताती हूँ, यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, ये एक आपकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है, 1 वेवलेंथ है। ठीक है, एक तरंग दैर्घ्य है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो यही आपको निकालना है। अब इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हमको, अब ये जो दे के रखा है ना फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन, सॉरी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, तो इसके हिसाब से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 1 अपॉन में 500 सेकेंड्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय इस तरीके से 1.00000 और फिर 2 जा आपका 10 1000। ठीक है, तो 0.002 सेकेंड्स आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। क्या उन्होंने बोला था, आपको 2 कंप्रेशन के बीच का समय काल बताना है जो कि आप फ्रीक्वेंसी को इस तरह से रिलेशन में लगाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, a person clapped his hand near a cliff and heard echo after 2 seconds. What is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound v is taken to be 346 मीटर पर सेकेंड। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। चलो देखो अब मनुष्य बना लेते हैं। सबसे पहले ये हो गए हमारे मनुष्य जी, ठीक है, ये मनुष्य हो गए और जो कि एक क्लिफ के पास खड़े हैं, क्लिफ के पास मतलब एक चट्टान के पास खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर चट्टान के पास खड़े हैं और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे हैं। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड, चलो ताली बजा रहे हैं, बड़े खुश हैं। नियर क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो यहाँ से इन्होंने जब ताली बजाई होगी, ये ताली बहुत ज्यादा खुश हैं कि भाई आज हाँ हो गई, तो जब इन्होंने ताली बजाई होगी तो इनको ताली जो सुनाई दी थी वो 2 सेकंड के बाद सुनाई दी थी। तो इसका मतलब यहाँ से इनकी आवाज गई होगी यहाँ पर और फिर टकराई होगी और फिर ये आवाज आई होगी वापस। ठीक है,
इस तरह से गई होगी इनकी आवाज, यहाँ से वापस आई होगी। ठीक है, चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड v इज टेकन एज 346 मीटर। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको d की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स का, d हमको निकालना है, ठीक है, और साथ साथ v दिया हुआ है, मतलब स्पीड देके रखी है 346 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, देखो अब यहाँ पर एक बात समझोगे कि जब यहाँ से ये ताली बजाए तो इनकी आवाज गई यहाँ पर इस चट्टान तक, और चट्टान तक मान लो आवाज गई x। अब ये वापस आई, जब इनको सुनाई दी तो यहाँ से वापस आई, तो इसकी दूरी कितनी हो गई x। तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2d। तो इसको d ना लेके हम क्या ले लेंगे, हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको यहाँ पर 2d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2d की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये हमको फाइंड करना है। इसको हम कैसे क्या ले सकते हैं, इसको हम 2x ले सकते हैं। ठीक है, 2d हम इसको 2d निकालना है, इसका मतलब हम यहाँ पर इसको 2x ले सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर 2d निकालना है। जो जो चीजें निकालनी है वो चीजें लिख दो भाई। तो यहाँ पर 2x हो गया, बराबर हो जाएगा, स्पीड कितनी दे के रखी है 346, इंटू टाइम कितना दे के रखा है 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 346 इंटू में 2 अपॉन में 2। तो 2 से 2 गया, और ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 346 मीटर्स, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर एक ब्लॉक वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है इसी तरह से कि एन इको इज हर्ड इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ से कुछ आवाज निकल रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ अ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई पड़ती है, यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकेंड हो तो स्रोत तथा परवरक सतह से बीच कितनी दूरी होगी, परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, मान लो ये हो गया मेरा सोर्स, ठीक है, यहाँ से जहां से आवाज निकल रही है, और ये हो गया एक सरफेस जहां से आवाज क्या होनी है, बाउंस बैक होनी है। ठीक है, अब क्या क्या देके रखा है देखेंगे। तो यहाँ से अगर ये आवाज गई यहाँ पर, तो ये दूरी हो गई x। अब यहाँ से जब आवाज आई वापस, तो ये दूरी हो गई x। तो एक इधर x और एक इधर x, इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस क्या ले लेंगे आप, डिस्टेंस की जगह लेंगे 2x। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ अ साउंड कितनी दे के रखी है, v की वैल्यू क्या दे के रखी है 342 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस हमको निकालना है गिवन, और टाइम पीरियड भी कितना देके रखा है, टाइम पीरियड देके रखा है 3 सेकंड। तो डी की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स निकालना है। तो वापस से यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे, तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। स्पीड हमको देके रखी है 342 मीटर, डिस्टेंस हो गया हमारा 2x, टाइम हमारा हो गया 3 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3 1 जा 3, 5 7 3 21 का 1 513 मीटर्स। ठीक है, तो आई होप ये इजी था, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं प्लीज जरूर बताया करिए। अब ये क्या है आपको, देखो अल्ट्रासाउंड का है, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव का है, सोनार का क्वेश्चन है। तो सोनार के क्वेश्चन में क्या था, देखो किस तरह का था, ये आपकी शिप है, और शिप के पास क्या है, यहाँ से क्या होता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव को, और यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, और ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है वेव को, जो कि डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक बार डिस्टेंस एक्स जाती है, फिर वापस से एक्स जाती है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस को क्या लेते हैं, लॉजिक यहाँ पर भी 2x होता है डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि दो बार, एक बार आई और एक बार गई, इस चीज को यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। तो एक अ शिप सेंट आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। तो मतलब टाइम पीरियड क्या देके रखा है, टाइम पीरियड देके रखा है 3.42 सेकेंड्स। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या देके रखी है, स्पीड देके रखी है आपको, स्पीड v की वैल्यू क्या देके रखी है 1531 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप।
सीधा सीधा डिस्टेंस पूछा है तो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ हमको निकालनी है, इस तरह से हमको निकालना है। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड हमको दे के रखी है कितनी, 1531, बराबर डिस्टेंस कितना है आपका 2x है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3.42 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब आप x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1531 इंटू में 3.42 अपॉन में 2। तो ये आपको यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो इतना मीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इजी था क्वेश्चन, पर अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। अब ये आपके पीछे की बैक एक्सरसाइजेस हैं। A person has a hearing range from 20 hertz to 20,000 hertz. What are the typical wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of the sound in air in 344 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। इन दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो आपको तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, तो क्या क्या चीजें दी हुई है उस चीजों को लिख लेंगे हम। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज दी है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपको 1 कितनी दे के रखी है, 20 हर्ट्ज दे के रखी है, और फ्रीक्वेंसी आपकी 2 क्या दे के रखी है, फ्रीक्वेंसी 2 दे के रखी है 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये दे के रखा है। टिपिक ऑफ वेवलेंथ इसमें पूछा है, मतलब लैम्डा 1 पूछ रहे हैं और इसमें लैम्डा 2 पूछ रहे हैं। ठीक है सर आपको क्या देखा है, स्पीड कितनी लेनी है आपको, 344 दोनों केस में। तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 344 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी v की वैल्यू क्या हो गई 344 मीटर पर सेकेंड। दोनों में v की वैल्यू पता है हमको। अब इससे इन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड का एक हमने रिलेशन देखा था स्टार्टिंग में ही, और 2-3 हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। क्या था वो रिलेशन, कि v क्या बराबर हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा, ये रिलेशन होता है। तो इसके हिसाब से ये फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, v आपका 344 हो गया, और लैम्डा क्या है हमको निकालना है, तो लैम्डा 1 इंटू में आपका ये फ्रीक्वेंसी कितनी दे के रखी है 20 हर्ट्ज। तो इसके हिसाब से यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 344 अपॉन में 20 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस क्या हो जाएगा, इसमें लैम्डा 2 निकालना है। लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा आपका 344 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 172 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 17.2 मीटर्स। तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 17.2 मीटर्स, लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई ये। तो यही दोनों आपके आंसर्स होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 चिल्ड्रंस आर एट अपोजिट एंड ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन क्या मतलब एक लॉजिकल क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको जरूर इंक्लूड किया। एक तरह से थ्योरी का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था मुझे। दो बालक किसी एल्यूमिनियम पाइप के 2 सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है, दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्यूमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको समय का अनुपात को ज्ञात करना है, मतलब कि टी और टी में कुछ रिलेशन देखना है। आइए देखते हैं क्या क्या रिलेशन होगा। तो 2 चिल्ड्रंस आर एट अपोजिट एंड ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड। तो 2 बच्चों को बैठा दो, ये एक बच्चे यहाँ है, एक ये बच्चा यहाँ है। इनके बीच में क्या लगी है, एक एल्यूमिनियम रॉड पड़ी हुई है। अब देखते हैं ये इस रॉड से क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड, वन स्ट्राइक द एंड ऑफ रॉड विथ अ स्टोन। अब इसने क्या किया, इसने इस पहले वाले बच्चे ने क्या किया, इससे इसको हिट किया। ठीक है, इसको हिट कर रहा है। Find the ratio of time taken by the sound wave in air and in the aluminium to reach the second child। मतलब ये इसने यहाँ पे हिट किया, अब ये वेव यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, इसको सुनाई देगी इस तरह से। तो आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसमें, कि टाइम टेकन में कितना समय लगेगा हवा में ट्रैवल करने में और एल्यूमिनियम रॉड से उस बच्चे तक पहुंचने में आवाज को। ठीक है, तो एक तरह से रेशियो निकालना है आपको टी एयर अपॉन में टी एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर रेशियो किस चीज का निकालना है, टाइम टेकन, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर, टी एयर अपॉन में टी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये आपको रेशियो यहाँ पर निकालना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो
अब देखो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला है स्पीड का, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। अब देखो स्पीड ऑफ, स्पीड किसका, स्पीड ऑफ जो साउंड है वो एयर में अलग होती है, और स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम सॉलिड में अलग होती है। और आप इसको साइड पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इमेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगी हुई है, इस इमेज को देखिए, इसमें सारी स्पीड्स ऑफ साउंड, इसमें आपको याद नहीं करना है, इसमें एयर का याद कर लो, बाकी तो आपको एग्जाम में दिया रहता है क्वेश्चन जब आता है तो देखो इससे मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपको स्पीड से हमको वी से लेते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 642 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या हो जाएगी, ये है आपकी 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एयर वाली याद कर लो, बाकी तो एग्जाम में दी रहती है। अब इसके हिसाब से यहाँ पर अब हम इसको इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे और रेशियो को निकालेंगे। चलो और देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको टाइम के टर्म्स में देखना है, तो टी सबसे पहले निकाल लेते हैं, टी एयर निकाल लेते हैं, तो टी एयर बराबर हो जाएगा क्या, आपका डिस्टेंस अपॉन में वी एयर, ठीक है, वी एयर हो गया। ऐसे यहाँ पर टी एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में वी एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो तो टी एयर बराबर हो जाएगा क्या, डी अपॉन में वी एयर क्या देके रखा है, वी एयर है 346 मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर टी एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर डी अपॉन में यहाँ पर वी एल्यूमिनियम है, तो वी एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा 642 मीटर। तो ये यहाँ पर दोनों चीजें क्या हो गई, सेकेंड्स में हो गई। अब यहाँ पर इसका और इसका हमको क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो किस तरीके से हम ले सकते हैं, टी एयर अपॉन में टी एल्यूमिनियम कर दें, तो यहाँ पर डी अपॉन में 346 अपॉन में डी अपॉन में 6420, डी से डी गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसके किसके बीच में रेशियो है आपका, टी एयर अपॉन में टी एल्यूमिनियम। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी एयर अपॉन में टी एल्यूमिनियम बराबर हो जाएगा किसके, 6420 अपॉन में 346। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। कुछ नहीं करना था, बस जो आपका स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसको लेकर इसको इस वाले फॉर्मूले में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पुट करके इनका डायरेक्टली रेशियो लेना था, ठीक है। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी देके रखी है, 100 हर्ट्ज देकर, हाउ मेनी टाइम्स विल इट वाइब्रेट इन अ मिनट। देखो किसी ध्वनि स्रोत का आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी देके रखी है, 100 हर्ट्ज देके रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स विल इट वाइब्रेट इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना होता है सेकेंड्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो हमको 60 सेकेंड में निकालना है, चलो देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसके हिसाब से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 100, तो ये इसको हम ले सकते हैं 0.01 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम पीरियड आया 0.01 सेकेंड। अब ये 0.01 सेकेंड क्या है, ये एक वाइब्रेशन है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। तो 0.01 सेकेंड इतने टाइम में एक वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, इतने टाइम में एक वाइब्रेशन हो रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन होगा, तो ये 1 अपॉन 0.01 वाइब्रेशंस हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन, इसको ऊपर कर देंगे तो ये 100 वाइब्रेशन हो गए। इसी तरह से 60 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो जाएंगे, 60 इंटू में 100, तो ये आपके 6000 वाइब्रेशंस हो गए आपके 60 सेकेंड में, ठीक है। कैसे हमने किया, देखो कैसे हमने किया, ये आपका जो फॉर्मूला होता है वी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया। तो ये टाइम पीरियड जो आया वो एक वाइब्रेशन का आया, कि एक बार वाइब्रेट हो रहा है कितना, इतने सेकेंड में एक बार वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन होगी, इतने सेकेंड में एक बार वाइब्रेशन हो रही है, तो 1 सेकेंड में इतने बार वाइब्रेशन होगी, यूनिटरी मेथड लग रहा है, तो 60 सेकेंड में इतने बार वाइब्रेशन होगी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार कर लेना, दोबारा एक बार और रिपीट कर लेना, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो
अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई। एक स्टोन बना ले, एक स्टोन है, देखो स्टोन बना लो यहाँ पर, ये है स्टोन, ठीक है, और ये है क्या, एक टावर। ये स्टोन ऊपर से फेंका गया एक हाई, और जो कि टावर आपका कितना है, 500 मीटर का ऊंचाई का ये टावर है, ठीक है। और ये यहाँ पर नीचे है पानी, तो नीचे हम बना लेते हैं पानी। तो यहाँ पर है एक पॉन्ड जिसपे ये बॉल गिर रही है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें हैं, इसको कैसे कैसे करना है। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई। अब देखो ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थोड़ा मोशन वाले चैप्टर पे भी घुसना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ से देखो जी का मान दिया है, इसका मतलब मोशन वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू क्या हो गया, 0 हो गया, ऊपर से ना, ऊपर से फेंक रहे हैं तो। of a pond water base, what is the splash heard when is the splash heard at the top। तो इसका मतलब जब ये नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब कि अभी सबसे पहले हमको यहाँ पर इसका टाइम पीरियड ज्ञात करना है। तो आओ देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। अब फिर जब ये नीचे गिरेगा स्टोन, देखो जब ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो ये फचाक से फिर ऊपर भी उठेगा हल्का सा, है ना, और ये आवाज ऊपर जाएगी इसकी। नीचे गिरने के बाद हल्का सा जर्क मारेगा और आवाज ऊपर तक जाएगी। तो ये जब जर्क मारेगा तो छपाक सी आवाज भी आएगी। तो ये आवाज क्या है, व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। तो आवाज ऊपर तक कब जा रही है, तो नीचे जब गिर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो हमको क्या है, टाइम पीरियड टोटल लेना पड़ेगा इस केस में, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब आवाज उसकी, आवाज नहीं ऊपर से नीचे गई, छपाक आवाज आई, फिर वो ऊपर उसको सुनाई दी। तो टाइम पीरियड आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टोटल टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से T1 निकालेंगे और यहाँ से T2 निकालेंगे, ठीक है। आओ T1 निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो पहला वाला केस जो केस 1 है, तो केस 1 हमारा किसका हो जाएगा, ये होगा आपका फ्री फॉल का केस, ठीक है। किसका केस होगा, ये आपका फ्री फॉल का केस है। तो फ्री फॉल वाले केस में क्या कर लेंगे, यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जिसने ये सेशंस देखे होंगे उसने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो 500 मीटर है, u 0 है, तो t भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी रखी है, 10 दे लेना है हमको, और t हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 100 जा, तो t स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेकेंड्स आ गई, ठीक है। तो पहला वाला केस फ्री फॉल था, इसीलिए हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा, हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। अब सेकंड केस क्या है, केस 2। आओ यहाँ पर केस 2 समझते हैं। केस 2, तो केस 2 क्या है, केस 2 सिंपल केस है कि जब ये बॉल नीचे आई थी, अब नीचे आने के बाद जो आवाज आके उसको सुनाई देगी, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आई और फिर नीचे से आवाज ऊपर गई। तो अब ये जो आवाज ऊपर जा रही है, तो उसमें सिंपल आप फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड क्या देके रखी है, 340 मीटर, डिस्टेंस क्या है 500 मीटर्स, ठीक है। और टाइम हमको यहाँ पर T2 हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 बराबर हो जाएगा 500 अपॉन में 340 s, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 0 0 5 6 जा 30 5 8 जा 40 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 0 जा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, फिर एक और बार 2 1 जा 2 2 7 जा 14 और 2 25 जा। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, 25 बटे में 17 सेकेंड्स। तो ये आपका T1 और ये T2 आ गया। अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल TT क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 25 अपॉन में 17 सेकेंड्स। तो ये आपका टोटल टाइम आ गया। तो स्प्लैश कब सुनाई देगा, जब आप टोटल टाइम ले लेंगे T1 और T2 दोनों लेंगे, ठीक है। और देखो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा आपके दिमाग में, बिल्कुल हुआ होगा और ये होना भी चाहिए कि हमने पहले वाले केस में ये फॉर्मूला लगाया,
दूसरे केस में ये फॉर्मूला लगाया, ऐसा क्यों किया? तो देखो पहला केस जो था वो फ्री फॉल का केस था, और दूसरे केस में क्या था कि साउंड कभी भी मतलब एक उसमें ग्रेविटी नहीं लग रही है। साउंड के केस में ग्रेविटी का कोई चक्कर नहीं होता है। यहाँ बॉल ऊपर से नीचे जा रही थी, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया था। पर ये साउंड जो ऊपर जा रही है, जब साउंड उसको सुनाई देने की बात हो रही है, तो साउंड के ऊपर जाने के ऊपर ग्रेविटी का कोई भी उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, और इसके हिसाब से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो प्लीज बता देना, मैं फिर से ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं। ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन था पूरे आपके साउंड के चैप्टर में से। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अ साउंड वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड वेव की स्पीड कितनी देके रखी है? स्पीड देके रखी है 339 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसके बाद वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कितनी देके रखी है? लैम्डा की वैल्यू देके रखी है 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसको तुरंत कर लो कन्वर्ट, 1.5 अपॉन में 100 मीटर्स। ठीक है, जरूरी होता है हमेशा जो लैम्डा होती है वो मीटर में होती है, तो इसको हमेशा कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद पूछा क्या, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी हमसे इसमें पूछा है तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था? v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा। ये हम फॉर्मूला देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखना है, तो v फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका v अपॉन में लैम्डा। यहाँ पर v की वैल्यू कितनी देके रखी है? 339 अपॉन में क्या है? लैम्डा 1.5 इंटू में ये 100 ऊपर चला जाएगा, इसको एक और कैंसिल करेंगे तो एक और 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 0। अब 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2600 और ये 0 0। तो आपका व्यू मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? इतने हर्ट्स आ गई। तो उसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हो गई तो 26 22 600 हर्ट्स। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आई। अब यहाँ पर पूछा गया विल इट बी ऑडिबल? तो ये ऑडिबल नहीं होगी, क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड आई है, जो कि ऑडिबल रेंज में ह्यूमन में नहीं आती है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, और ये एग्जाम प्लस आपके खत्म हो गए, प्लस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस खत्म हो गए। और ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। इसके बाद मैं सोच रही हूँ केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूं, जो आपका एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर है, जिसमें आपके क्वेश्चंस आपके मोल कॉन्सेप्ट से आते हैं, तो पहले वो करेंगे। इस बार मोल कॉन्सेप्ट को पहले करेंगे, उसके बाद मतलब टफ चीजें हम पहले कर रहे हैं, बाद में इजी चीजें तो लास्ट में जल्दी जल्दी हो ही जाती हैं। तो पहले टफ चीजों को निपटा लो और करते रहो, साथ में तैयारी करते रहो, सेशंस को बताते रहो कैसा लग रहा है, और आकर देखो वीडियोस, आप लोग के लिए ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।